इस वीडियो में हम देखेंगे सुपरफ्लुअस एरर या कॉमन एरर्स क्या होती हैं। स्पॉटिंग एरर्स का ही एक पार्ट होगा जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या ऐसे कॉमन टर्म्स हैं, सुपरफ्लुअस एरर हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना है और आसानी से उनको आपको निकाल लेना है कि हाँ इस पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये स्पॉटिंग एरर्स का हमारा पार्ट है। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं स्पॉटिंग एरर्स के, जिस पे मैंने लगभग 10 से 11 वीडियोस आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक दे रहा हूँ जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। हालांकि इस पार्ट में हम देखेंगे एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरफ्लुअस एरर या कॉमन एरर्स का जो होगा। इसमें मैं आपको पहले तो कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद फिर हम इस पर 10 से 11 क्वेश्चन भी करेंगे, देखेंगे कि आपके पार्ट में जो एरर होगी वो कैसे आपको देखनी है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सुपरफ्लुअस एरर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स में देखने को मिल रहे हैं कुछ पॉइंट जिनको हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको अगर कहीं भी वाक्य में ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर या फिर ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका गलती है। ठीक है, ड्यूरिंग के साथ आपका पीरियड नहीं लगेगा क्योंकि पीरियड का जो अर्थ होता है वो ड्यूरिंग में ही अंतर्निहित होगा। तो ड्यूरिंग द वॉर पीरियड या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर ऐसे लिखा हुआ होगा तो उसकी जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, ड्यूरिंग द वॉर। ये आपका सही शब्द होगा। ड्यूरिंग द वॉर पीरियड आपका गलत शब्द होगा, या फिर ड्यूरिंग द वॉर पीरियड या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, दोनों आपको नहीं यूज करना है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा और इसको ध्यान रखिएगा आप। फिर दूसरी बात करते हैं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है आपकी सपोज से और आपको बीच में इफ़ भी मिलता है कहीं पे लिखा हुआ, या दोनों एक साथ ही कहीं पे आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा सपोज और इफ़ का इस्तेमाल एक साथ नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम केवल सपोज का ही इस्तेमाल करेंगे, इफ़ को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इफ़ को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उसको भी लेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो क्या, सुपरफ्लुअस एरर उसमें आ जाती है। ठीक इसी तरह ये आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जैसे रिटर्न, रिट्रीट, रिसीड, रिकॉल, रिकास्ट, रिकैप्सुलेट, या इनके साथ कभी भी हम बैक का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि रिटर्न बैक, तो आपकी क्या होती है, सुपरफ्लुअस एरर होती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आवश्यकता से अधिक हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। रिटर्न का मतलब भी क्या, वापस ही आना। बैक आप लगाएंगे साथ में तो दो बार एक ही बात को आप बोल रहे हैं, इसलिए कभी भी आप याद कर लीजिए इनको, चाहे रिटर्न, रिट्रीट, रिसीड, रिकॉल, रिकास्ट, रिकैप्सुलेट, इनके साथ कभी भी आपको बैक का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक इसी तरह अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ रीबॉर्न मिल जाए, रीबिल्ड मिल जाए, रीगेन, रीट्रेट, रिकास्ट, रिकॉल, रिसीड, तो इनके साथ आपको अगेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इनके साथ आप अगेन का भी यूज नहीं करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस एरर होगी। तो ये शब्द अगर कहीं भी आते हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि रिट्रीट, ये आपके रिटर्न, इनके साथ आपको बैक का इस्तेमाल नहीं करना है। रिबॉर्न, रीबिल्ड और ये सारे जो वाक्य, इनके साथ आप अगेन का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन टर्म्स भी मिल रहे होंगे, जैसे आपका रिसीड है तो रिसीड के बाद आप ना तो बैक का इस्तेमाल करेंगे, ना तो रिसीड के बाद आप अगेन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको आप नोट करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर, तो अगर आपको ऐसे एक फ्रेज लिखा हुआ मिल जाए इक्वली एज गुड एज, तो ये आपका गलत है। ठीक है, कभी भी अगर इस तरह का लिखा होगा इक्वली एज गुड एज, जैसे अगर मैं कहूँ राम इज इक्वली एज गुड एज श्याम, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वली का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि एज गुड एज जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम मतलब रखेगा इक्वली का। तो अगर आप इक्वली पहले लगा रहे हैं, ये क्या है, सुपरफ्लुअस एरर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, तो इक्वली हम कभी यूज नहीं करेंगे एज गुड एज अगर ऐसे आता है तो। नेक्स्ट बात करें, ये आपको बहुत कॉमन सा देखने को मिलेगा, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर। ठीक है, कजिन का मतलब ही क्या होता है कि कजिन अगर यहाँ पे शब्द इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर ब्रदर और सिस्टर का जो अर्थ होता है वो अंतर्निहित होता है पहले से ही। ठीक है, तो आपको कभी भी कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोलना होगा, हमेशा आप केवल कजिन ही बोलेंगे, उसके साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वो आप पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा वो लड़का है या लड़की है, तो या तो आप यहाँ पे किसी का नाम लेंगे। ठीक है, जैसे आप कह देंगे कि श्याम इज़ माई कजिन, तो श्याम के नाम से पता चल जाएगा वो क्या है, लड़का है। ठीक है, या फिर प्रोनाउन ऐसा लगेगा, हिज लगेगा तो लड़का है, हर लगेगा तो लड़की है, ऐसे। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा में जोड़ने की जरूरत नहीं कि कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर, वो क्या है, सुपरफ्लुअस एरर आपकी देखने को मिलती है। हालांकि कॉमन टर्म में ऐसे यूज होता है, बहुत सारे लोगों को आप सुनते भी देखते होंगे, ऐसे वो बोलते हैं कि ये मेरा कजिन ब्रदर है, ये मेरा कजिन सिस्टर, जो कि क्या है, गलत है।
ठीक इसी तरह आपका क्या है कंसेंसस ओपिनियन। यहाँ पे अगर बात की जाए कंसेंसस ओपिनियन की, तो ये शब्द अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो इसमें ओपिनियन की जरूरत नहीं होती है। कंसेंसस का मतलब ही क्या होता है, सामूहिक कोई आपका ओपिनियन है, सामूहिक विचार है, तो वो आपका ओपिनियन का जो अर्थ है वो कंसेंसस में ही अंतर्निहित होता है। तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा में अगर ओपिनियन लगाना पड़ रहा है मतलब क्या, आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियों से आपको बचना होगा। इसी तरह अगर लिखा होगा क्या फाइनल कंक्लूजन, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब कि सबसे आखिरी में एक आप क्या देते हैं कि आखिरी में आप क्या पूरा बताना चाह रहे हैं, क्या निष्कर्ष इसका निकल के आता है। तो उसके साथ आपको फाइनल जोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंक्लूजन में फाइनल का अर्थ जो है अंतर्निहित है। अगर फाइनल कंक्लूजन आप कहें कि जैसे आप किसी से कहते हैं चलिए अपना फाइनल कंक्लूजन बताइए क्या है, तो वहाँ पे आप बोल तो रहे हैं ठीक है, लेकिन ये क्या है सुपरफ्लुअस एरर में आ जाएगा कि फाइनल आपका नहीं लगेगा, केवल कंक्लूजन आप कह सकते हैं कि आप कंक्लूजन अपना बताइए क्या है। ठीक इसी तरह अगर लिखा रहे काइंडली रिक्वेस्टेड, तो काइंडली रिक्वेस्टेड अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें काइंडली क्या है आपका सुपरफ्लुअस है, ये आपका रिक्वेस्टेड के अंदर इसका अर्थ होता है। तो काइंडली साथ में यूज़ करना रिक्वेस्टेड के साथ, ये क्या है गलत है, प्रयोग इसका गलत है। देखने को आपको मिलेगा, सुनने को आपको मिलेगा, लेकिन ये प्रयोग क्या है गलत है, काइंडली रिक्वेस्टेड के साथ आपका नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे क्या अवेट फॉर। ठीक है, अवेट का मतलब ही क्या होता है कि वेट फॉर समबडी या समथिंग। ठीक है, तो अवेट के साथ अगर आप फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई कह रहे हैं कि मैं किसी के लिए इंतज़ार कर रहा हूं, तो लोग कहते हैं ना आई एम अवेटिंग फॉर समबडी समथिंग। तो अवेट के साथ अगर फॉर का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो ये फॉर आपका क्या है सुपरफ्लुअस एरर लाएगा, क्योंकि ये इसका अर्थ इसमें अंतर्निहित है, तो आप फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह कंप्राइज के साथ ऑफ का, डिस्पाइट के साथ ऑफ का, और इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का जो प्रयोग है, ये सब क्या है सुपरफ्लुअस एरर के ही आपके उदाहरण हैं। तो कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो एज अ जनरल रूल, बार बार मैं कहता हूँ सामान्य नियम के तहत आपको इससे बचना है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ टर्म लिखे हुए क्या, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसुएड, डिनाई, रिफ्यूज, लेस्ट, इनके साथ कभी भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे एरर तो हमने कई सारे देखे हैं कि आपका अनटिल भी लगाओ, उसके साथ आपका नॉट भी लगाओ, ये सारे वर्ड आपके पहले से ही नेगेटिव अर्थ अपने आप में ही रखे हुए हैं, तो इसके साथ भी अगर आप नॉट लगाते हैं तो आपका सुपरफ्लुअस एरर हो जाता है। तो अगर ये सारे शब्द आते हैं तो उनके साथ नॉट लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो इनके साथ आप नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पे एक आपका वर्ड क्या लिखा है, दिस इज द मैन टू हुम आई वॉज टॉकिंग टू, मतलब क्या है कि अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हुम यहाँ पे आया है, दैट आए या हु आए, तो उसके आप पहले और उसके यहाँ पे बाद में दो जगह पे प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको आप सही करने की बात करें तो ऐसे कहेंगे, दिस इज द मैन whom I was talking to, जो आखिरी में आपका टू लगा हुआ है केवल वही यूज होगा, उसके पहले वाले टू को कोई ज़रूरत नहीं इसको लगाने की, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर आपका लिखा हुआ आता है क्या विथ बैग एंड बैगेज, ये आप देखते होंगे बहुत बार यूज़ होता है आपका विथ बैग एंड बैगेज का अगर इस्तेमाल होता है तो कभी भी इसके साथ विथ का प्रयोग नहीं होगा। बैग एंड बैगेज में ही आपका विथ का अर्थ अंतर्निहित होता है, फिर एक्स्ट्रा में और विथ आप लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है आपकी सुपरफ्लुअस एरर हो जाती है, तो इससे आप बचिएगा। ठीक इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हो गया कावर्ड मैन, ठीक है, तो मतलब कायर आदमी, कावर्ड मैन का मतलब क्या कायर आदमी, तो यहाँ पे अगर कावर्ड आप बोलेंगे तो उसके अंदर ही अर्थ अंतर्निहित है कि कायर आदमी, और उसके साथ आप एक मैन और लगा रहे हैं, मतलब ये क्या है सुपरफ्लुअस एरर है। तो कावर्ड के साथ आप मैन ये सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आपका व्यक्ति का अर्थ है वो कावर्ड के अंदर ही आपका अंतर्निहित होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। हाँ, अगर इसको एडवर्ब की तरह आप यूज़ करते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन आप ऐसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह बहुत सारे आपको अपनी लाइफ में भी देखने को मिलते होंगे, आसपास देखने को मिलते होंगे, ऐसी सुपरफ्लुअस एरर आपकी देखने को मिल जाती हैं। मतलब एक ग्रामर के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनको अगर हम पढ़ रहे हैं इस तरह से हमसे आता है कि आप इसमें एरर निकाल के दिखाइए, मतलब एक तरीके से बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाती है, तो कहते हैं कि यहाँ पे ये एरर हो सकती है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते होंगे जिसमें लिखा रहता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो ऐसे ग्रामर के रूल्स हैं जो कहते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स की जगह पे कॉमन फ्रेंड्स अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा आपका सही
सही रहेगा, ठीक है। म्यूचुअल के साथ एग्रीमेंट कहते हैं आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट आपका नहीं हो सकता है क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट वाला जो वर्ड, जो म्यूचुअल वर्ड है उसके अंदर ही आपका एग्रीमेंट का टर्म आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको टर्म देखने को मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश ग्रामर के तहत गलत तरीके से यूज भी किए जाते हैं और बोले भी जाते हैं, तो वो सब आप जान के रखिए। तो ये तो पहले मैंने कुछ आपको थ्योरी डिस्कस कर दी है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि ही रैन एज फास्टली एज ही कुड टू विन द रेस बट अल्टीमेटली ही लॉस्ट, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट में एरर है। हालांकि जब मैंने इसको बनाया है तो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है आप कह सकते हैं MS ऑफिस ने, उसने भी यहाँ पे रेड कर दिया था। इसके नीचे फास्टली जैसा आपका इंग्लिश में कोई भी शब्द नहीं होता है। हमको पता है कि ये आपका जो यहाँ पे क्रिया है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं, मतलब एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं। हम जनरली देखते हैं कि जो भी आपका एडवर्ब होता है आखिरी में ly लगा के बनता है, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता होगा कि आपका जो फास्ट है वो आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह ही काम करता है, तो आप ऐसे ही ly लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। आप कहेंगे कि ये रैन का तो ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, जबकि इसका एडवर्ब क्या होगा, केवल आपका फास्ट ही यूज होगा। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड टू विन द रेस बट अल्टीमेटली ही लॉस्ट, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गॉट जस्ट 30, कि इस पेपर में पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स की जरूरत थी लेकिन आपको केवल 30 मार्क्स ही मिले हैं। तो कौन से पार्ट में इसके एरर है, तो अगर आप देखेंगे इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ये वैसे बहुत ही कॉमन सा टर्म है, हम लोग जनरल लाइफ में अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पासिंग मार्क्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। पासिंग मार्क का मतलब नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल होता है, पास मार्क का केवल इस्तेमाल होगा। ये आपकी एरर यहाँ पे आती है, ठीक है, कि द पास मार्क्स इन दिस पेपर आर 33 बट यू हैव गॉट जस्ट 30। तो ये आपका एरर होगा, यहाँ पे ING का फॉर्म नहीं यूज होगा। बस इतनी सी आपकी एरर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी when I was in distress, no error। he was very friendly enough, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि friendly enough जब आपका आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये आपका देख रहे हैं कि क्या है, आपका एडवर्ब है एक तरीके से, और ये आपका इनफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके पहले आप अगर वेरी लगा रहे हैं तो क्या आपका सुपरफ्लुअस एरर दिखा रहे हैं, मतलब ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, जो आप पहले बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या दोस्ताना था, उसका व्यवहार कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा दोस्तीपूर्वक था, तो उसके पहले बहुत बहुत ऐसे करके आप एरर ला रहे हैं वेरी को लगा करके। तो आप वेरी का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। जब भी इस तरह के आपके सेंटेंस आएंगे तो उसमें जो आपका एडवर्ब आता है उसके बाद इनफ अगर लगा हुआ है तो बस वही आपका क्या है, सफिशिएंट है, उसके पहले वेरी, मच, मोस्ट और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सी डिनाइड दैट शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑकरेंस, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है, खुद से जरा सोचिएगा, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिएगा और देखिएगा कि आप एरर को फाइंड कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग इसमें थोड़ा सा गच्चा खा जाते हैं, नहीं फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि अगर उनको रूल नहीं पता हो, जैसे भी मैंने बताया था आपको, क्या एक रूल बताया था ना कि अनटिल अनलेस, और उसमें आपको एक डिनाई भी छोटा सा शब्द देखने को मिला था, तो उसी का यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है डिनाइड। तो डिनाइड के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अनटिल अनलेस और वो सारी जो आपको पूरी लाइन बताई थी, उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ही डिनाई का मतलब ही क्या है, उसने मना कर दिया, तो उसके बाद आप नॉट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सी डिनाइड दैट, यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा, सुपरफ्लुअस एरर आपकी क्रिएट करेगा। सी डिनाइड दैट शी वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ अकरेंस, मतलब उसने मना कर दिया कि वो उस जगह पे, अकरेंस की जगह पे प्रेजेंट थी, ठीक है। तो जब यहाँ पे डिनाइड यूज हो गया तो हम नॉट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ये आपका सुपरफ्लुअस एरर जनरेट कर रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट बात करें। द CEO सेड दैट इट वॉज हर डिसीजन एंड दैट नोबडी कुड गेट इट चेंज, नो एरर। तो यहाँ पे आपको कौन से पार्ट में एरर है, थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला केस आपका यहाँ पे बनता है। तो आपको अगर पता होगा कि आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट अगर सेंटेंस होता है तो हमारा जो दैट होगा वो आपका एक जगह पे होगा और वो पूरे सेंटेंस के लिए आपका सफिशिएंट होगा। तो
द CEO सेड दैट इट वॉज हर डिसीजन। फिर यहाँ पे जो दैट लगा हुआ है ये आपका एक्स्ट्रा आपका अर्थ क्रिएट कर रहा है, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लगाए बिना आपका जो सेंटेंस होगा वो पूरा करेक्ट होगा। द CEO सेड दैट इट वॉज हर डिसीजन एंड नो बडी कुड गेट इट चेंज, ये आपका सही सेंटेंस होगा दैट को हटा करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Yesterday in the night, he came to dinner but talked very little because he was emotionally disturbed। मतलब किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कल रात में डिनर पे आए लेकिन बहुत कम बात की क्योंकि वो इमोशनली क्या थे, डिस्टर्ब थे। तो यहाँ पे आपका एरर कौन से पार्ट में है, तो एरर आपका फर्स्ट पार्ट में है। यस्टरडे इन द नाइट जैसे आपके सेंटेंस नहीं यूज होते हैं, बल्कि इसकी जगह पे केवल आपका क्या यूज होता है, लास्ट नाइट का प्रयोग होता है। यस्टरडे इन द नाइट आपका नहीं प्रयोग होता है, इसकी जगह पे आप क्या प्रयोग करेंगे, लास्ट नाइट। और आपका पूरा सेंटेंस सही होगा, ही केम टू डिनर बट टॉक्ड वेरी लिटिल बिकॉज ही वॉज इमोशनली डिस्टर्ब, ऐसे आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसे आप सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। इस तरह के आप जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म नहीं करेंगे, आपका क्या है, गलत है। ओके, मेरी ख्याल समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, शी रीइंबर्स्ड बैक द मनी विच आई हैड स्पेंड ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू, नो एरर। सी रीइंबर्स्ड बैक, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे थे जिनके बाद में आपका बैक नहीं लगता था, उसमें आपका क्या है, रीइंबर्स भी आता है। उसको भी आप अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए, है तो बढ़िया है। ठीक है, रीइंबर्स का मतलब ही क्या होता है कि वापस आपका करना। ठीक है, उसके बाद आप अगर बैक लगा रहे हैं तो क्या है, सुपरफ्लुअस एरर को यहाँ पे दावत दे रहा है। तो ये आप एरर यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए बैक को, आपका पूरा सेंटेंस सही मिल जाता है। देखिए, सुपरफ्लुअस एरर के साथ यही आपको खास बात देखने को मिलती है कि ये सारे वो शब्द होते हैं जिसको आप जनरल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप इनको पढ़ेंगे भी तो आपको गलती देखने को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आपने बहुत बार इनको सुना होगा या किसी ने लिखा होगा तो आपने पढ़ा होगा, सुनते होंगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको फाइंड कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब तक आप इस पे कोई एक स्पेशल आप कोई चैप्टर ना पढ़े हो कि इस तरह के एरर भी होती हैं आपकी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर यहाँ पे, तो क्या है, इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसियरिटी ही वॉज अवॉर्डेड 100% मार्क इन द मैथमेटिक्स। अभी आपका ठीक उसी तरह है जो हम जनरल लाइफ में अपने सुनते रहते हैं, सामान्य जीवन में इस तरह के शब्द आप बहुत सुनते हैं। यहाँ पे इंग्लिश क्या कहती है कि 100% जैसी कोई भी चीज़ आपकी नहीं होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं होता है 100% जैसा। जैसे हम लोग कॉलेज से कहते हैं कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हैं। ठीक है, तो ये जो पास आउट वाला शब्द है ये भी आपका क्या है, गलत है। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये भी आपका क्या है, गलत है। तो पास आउट जैसी आपकी चीज नहीं होती है, तो लेकिन हम जनरल लाइफ में तो यूज करते ही हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और क्या पता लिखते भी होंगे। तो ये गलतियां होती रहती हैं हमसे। तो ये जो गलतियां होती हैं ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो इनके बारे में आप जानकारी करके रखिए। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आप भी बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की और कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई हैं, फिर भी वो इंपॉर्टेंट है ताकि जो लोग इसको देखें तो कमेंट के माध्यम से उन गलतियों को भी और जान सकें। ठीक है, तो 100% जैसी चीज़ नहीं होती, बल्कि इसकी जगह पर अगर आप 100% आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका अर्थ पूरा सही निकल के आएगा। 100% की जगह पे क्या होगा, ही वॉज अवॉर्डेड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो आपका जो अर्थ है वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। कि कह रहे हैं कि बूढ़े व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या कंपार्टमेंट में कोई भी जगह खाली है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपार्टमेंट की बात होगी, कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे रेलवे ट्रेन वगैरह में होता है आपका कंपार्टमेंट या बस वगैरह में, तो ऐसे में अगर बात की जाए बस, ट्रेन, इन सब जगह पे, तो वहाँ पे जगह के लिए मतलब बैठने के लिए या खड़े होने के लिए, कैसे भी के लिए, जगह के लिए कभी भी आप प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्लेस का इस्तेमाल क्या है, गलत है। यहाँ पे प्लेस का इस्तेमाल नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं, रूम का इस्तेमाल करते हैं कि इफ़ देयर वॉज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट, तो आपका सेंटेंस 100% सही होता है। देखिए, ये भी आपकी बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो हम अक्सर करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट तो वही है, देखिए क्या है, अ cousin sister of the chairman said that she would like to succeed him when his term expired। तो यहाँ पे पढ़ेंगे एकदम समझ में आएगा, कुछ गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कज़िन अगर आ गया तो सिस्टर आने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सिस्टर को आप नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, केवल कज़िन ही लिखा जाता है। कज़िन ऑफ चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू। अब देखिए यहाँ पे शी आ जाएगा ना, तो शी क्या बता देगा कि जो कज़िन है क्या है, वो फीमेल है। बस इतनी सी आपको बात यहाँ पे याद रखनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
I took a day's leave to attend a dear departed friend's funeral service which, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, which was to be conducted by his family priest। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और नियम है कि जैसे आपको कुछ चीज़ें होती हैं याद रखने, जैसे फ्यूनरल कहीं भी आएगा आपका, ठीक है, दाह संस्कार जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो उसके साथ कभी भी हम सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो सर्विस का जो भाव होता है या अर्थ होता है वो फ्यूनरल के अंदर ही अंतर्निहित होता है। तो इसके साथ कभी भी हम सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगी, सुपरफ्लुअस एरर हो जाएगी। तो इसको आप नहीं करेंगे, ठीक है। देखने के बाद वीडियो तो मेरे ख्याल से आप नहीं करेंगे। फ्यूनरल के बाद कहीं भी सर्विस अगर आता है तो आप कह देंगे क्या कि यहाँ पे गलती है, फ्यूनरल के बाद सर्विस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये थे आपके कुछ शब्द जो मैं आपके लिए लेके आया था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो जनरल शब्द हैं आपको पता होने चाहिए, ताकि आप गलती ना करें। आप जो जनरल लाइफ में बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उससे बहुत सारी गलतियां हम वैसे ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी गलतियां ना हो, इसलिए हमको सुपरफ्लुअस एरर या कॉमन एरर्स जो होती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश की है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ और आपको समझ में भी आ जाए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जिसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। थोड़ा सा सोशल सर्विस आप भी करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और से और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।